नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। सियासत में साथ होने का मतलब जरूरी नहीं कि वो हमेशा आपके साथ रहे। हम साथ साथ है का नारा देते देते कभी कभी कोई कह सकता है हम आपके हैं कौन। वक्त अच्छा चले तो साथ देने वालों की कमी नहीं होती, लेकिन बुरे वक्त में साथ देने वाले छिटकने भी लगते हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली तो कई चेहरे साथ आए। जीत का सिलसिला राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव तक चलता रहा। मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व को लेकर विरोधी भी मौन होने लगे, लेकिन दिल्ली में 3 का आंकड़ा पर बीजेपी का सिमटी। बोलने वालों की मानो जुबान मिल गई। अब देखिए, बिहार में भी वेंकैया नायडू ने सुशील मोदी की अगुवाई में चलने की बात क्या कही। एनडीए के घटक दल आरएलएसपी ने आंखें तरेड़ दी है। मुश्किल इतनी भर नहीं, बीजेपी के कुछ नेताओं की जुबान ने भी कई मौके दे दिए हैं विरोधियों को आंखें तरेड़ने की। कल तक कीचड़ में कमल खिलने की बात हो रही थी, लेकिन आज किचकिच में कमल फंसती जा रही है। इसी पर आज बड़ी बहस। तो बीजेपी जो कल तक कह रही थी कि तमाम विरोधी उनके सामने चित हो चुके हैं, फिलहाल चुनौतियों से दो चार हैं। हालांकि उम्मीदें बिहार की सत्ता को हासिल करने की है, लेकिन जो चुनौतियां सामने हैं वो विरोधियों की ओर से जितनी हैं उससे कम अपनों से भी नहीं है। एक तो चेहरे की बात है और दूसरे उस चेहरे पर मोहर लगने की है। जाहिर है कई सवाल खड़े हैं जिनके जवाब बीजेपी के पास अगर हैं तो विरोधियों के पास भी है। केंद्र में मोदी सरकार और बिहार में भी मोदी सरकार। बिहार बीजेपी के एक हिस्से ने यह ख्वाब पाल रखा है, लेकिन पार्टी के सामने चुनौतियों का अंबार है। पहली चुनौती तो उस चेहरे की है जो दिख रहा है, लेकिन तलाश की बातें की जा रही हैं। हालांकि यही वो चुनौती है जो विरोधियों की ओर से आने के बजाय एनडीए के घटक दलों की ओर से आने के आसार हैं। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने केंद्र में मोदी और बिहार में मोदी का नारा दिया है, लेकिन क्या घटक दल इससे इत्तेफाक रख रहे हैं? आपका सौभाग्य है, आपका केवल मोदी नहीं जोड़ी है। दिल्ली में मोदी, पटना में भी मोदी है। दोनों का जोड़ी है। ये आपका सौभाग्य है सचमुच में। एक साधारण परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति इतना साल ध्येय से, निष्ठा से, एक विचारधारा के साथ मिलकर राजनीति में आगे बढ़ना, पार्टी का नेतृत्व करना, कोई दाद नहीं है उनके ऊपर। वेंकैया नायडू साहब का बयान एक व्यक्ति का बयान है, पूरी पार्टी का बयान नहीं है। और जहां तक एक व्यक्ति के बयान की बात है तो भारतीय जनता पार्टी में वेंकैया नायडू साहब के पहले कई नेताओं ने और बयान दिए हैं जो अलग अलग बयान। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही अलग अलग बयान इस मामले में कई लोगों ने दिया है। अलग अलग लोगों का नाम अलग अलग लोगों ने कहा है। लगातार लोग कह रहे हैं, हमारी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के भी लोग कह रहे हैं, बीजेपी के लोग तो कह ही रहे हैं। जब तक एनडीए कुछ तय नहीं करता है अंतिम रूप से, तब तक किसी को रोका भी नहीं जा सकता है। सब लोग कहते हैं। दरअसल बीजेपी की पुरजोर कवायद है कि केंद्र की तरह बिहार में भी सत्ता बदल जाए, और बदल जाए तो उसके हाथ में आ जाए। लेकिन चुनौती तो जनता परिवार की भी है। लालू और नीतीश साथ खड़े हैं। दावा है इस बार अलगाव नहीं होगा। ये कोई जरूरी है कि पहले जो हुआ था आज भी हो। भाजपा में तो अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी को छोड़ करके कल्पना नहीं की जा सकती है कि भाजपा की धारा और भाजपा का नेतृत्व कुछ ऐसा नेतृत्व होगा जो अपनी पुरानी परंपरा, संस्कृति और अपनी पहचान को ही दूसरे तरफ ले जाने का प्रयास। कल क्या होगा इस पर आज टिप्पणी हम कैसे कर सकते हैं? यानी साथ रहेंगे कितने दिनों तक इसकी? अच्छा, कितने दिनों तक साथ नहीं रहेंगे? हम जो एक हो रहे हैं, साथ रहने के लिए एक हो रहे हैं, अलग होने के लिए नहीं। यानी जनता परिवार चुनौती तो बीजेपी की चुनौती जुबान की भी। गिरिराज के बोल और झारखंड सीएम रघुवर के बयान से उठे सवालों के जवाब बीजेपी को बिहार चुनाव में भी देने पड़ सकते हैं। जाहिर है बीजेपी आक्रामक तेवर दिखा रही है। जिनके राज में अपहरण उद्योग का स्वरूप ग्रहण कर लिया था, उस लालू यादव और कांग्रेस के साथ मिलकर आप बिहार चलाना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, आप भूल गए वो दौर, वो नरसंहारों का दौर, जब लोग गाजर मूली की तरह इक्का दुक्का नहीं थोक भाव से काटे जाते थे। पूरा मध्य बिहार का इलाका सिनारी से लेकर
बाथे का नरसंहार, मियापुर का नरसंहार, वो किसके राज में हुआ था? मेरे बहनों और भाइयों, बिहार की जनता ने नीतीश जी बीजेपी के साथ आपको 3/4 का बहुमत दिया था। आपने उस विश्वास को खो दिया, वो मौका खो दिया और अब अपनी सरकार बचाने के लिए तिहाड़ जेल में ओम प्रकाश चौटाला के पास जा रहे हैं। लालू यादव बेल पर हैं, लालू यादव मुक्त नहीं, वे बेल पर हैं, कभी भी बेल उनका रद्द हो सकता है, फिर लालू यादव बेऊर जेल जा सकते हैं। आपको अपनी सरकार को बचाने के लिए कभी तिहाड़ जेल तो कभी बेऊर जेल के सामने जाकर ओम प्रकाश चौटाला, मुलायम सिंह यादव और लालू यादव जैसे लोगों के सामने मत्था टेकना पड़ेगा। क्या बीजेपी 2014 के चुनावों का इतिहास दोहराने जा रही है या फिर उम्मीदें बिहार में दफन होने जा रही हैं? प्रयासों की सियासत है ये, लेकिन हकीकत भी यहीं कहीं है। विक्की कुमार, आनंद अमृतराज और चंदन झा, जी मीडिया, पटना। और हमारे साथ बड़ी बहस में जो पैनल में मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। हमारे साथ अरविंद सिंह हैं मौजूद, बीजेपी की नेता, सीमा सक्सेना हैं आरएसपी की महासचिव, और साथ ही सरबत जहां फातिमा हैं कांग्रेस की प्रवक्ता और महासचिव। स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल सीमा जी आपसे होगा, सुशील मोदी के नाम पर आपको ऐतराज क्यों है? अगर कहते हैं वेंकैया नायडू की दिल्ली में नरेंद्र मोदी और बिहार में सुशील मोदी, तो इस पर आपको ऐतराज क्यों है? नहीं, देखिए कैंडिडेट तो बहुत हैं, लेकिन हम मेरे हिसाब से जो मेरी पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, वो मेरे हिसाब से और मेरी पार्टी के हिसाब से वो मोस्ट कैंडिडेट, डिजर्विंग कैंडिडेट है, क्योंकि उनमें सीएम बनने के पूरे इंग्रेडिएंट्स हैं, पूरे गुण हैं उनमें। सुशील मोदी में नहीं है? सुशील मोदी में नहीं है? जी हैं, उनमें भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उपेंद्र जी अभी बहुत उभरते हुए हैं, बल्कि उन्होंने बहुत ही छोटे समय में, बहुत ही थोड़े समय में बहुत उपलब्धियां प्राप्त की है। तो मैं तो मेरी तरफ से और सुशील मोदी जी भी का भी 25 सालों का कार्यकाल पूरा हुआ, संसदीय जीवन पूरा हुआ उनका, और तमाम उपलब्धियां उनके हिस्से में भी है। नहीं, बिल्कुल होगी। ऐतराज सुशील मोदी को लेकर है या फिर ऐतराज इस बात को लेकर है कि बीजेपी आगे आगे बढ़ रही है बिना आपसे राय लिए हुए? नहीं, ऐसा नहीं कि मैं कहूँगी आगे बढ़ रही है, लेकिन ये ज़रूर है कि भाई उपेंद्र जी जो हैं वो पार्टी के डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, लेकिन बाकी जो भी तय करना है वो बीजेपी और अलायंस के साथ तय करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी कहते हैं कि वेंकैया नायडू की ये व्यक्तिगत राय हो सकती है, एक सार्वजनिक सभा में व्यक्तिगत राय, आपको लगता है? एक सदियों से कहावत चरितार्थ है, उते पांव पसारिए जीतिए लंबी ठौर। पांव उतना ही पसारना चाहिए जितनी लंबी चादर हो। मुख्यमंत्री मैं बिहार का बनूंगा, ये मैं कह दूंगा तो मैं बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। मुख्यमंत्री संख्या बल से बनती है, और भारतीय जनता पार्टी पूरे गठबंधन में सबसे बड़ा दल है, और बिहार का मुख्यमंत्री अगर बहुमत में आई तो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। और जहां तक बात है हमारा नेतृत्व, हम जो है एनडीए जो अभी जो हम एनडीए का साथ गठबंधन में हैं, तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए का सबसे बड़ा दल है, इसलिए मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। और जहां तक बात है हम सुशील मोदी होंगे। देखिए, मैं जो बोल रहा हूं उसको एक बार सुना जाए। हमारे यहाँ माननीय सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में जंगल राज 2 से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे दल में सुशील कुमार मोदी अभी नेता हैं, और हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय नंदकिशोर यादव हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मंगल पांडे हैं। हमारा सारा जो है पार्टी जो है नेतृत्व तय करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा ये तय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में सबसे बड़ा दल है। और जहां तक बात है कोई ख्याली पुलाव पकाने के लिए सब लोग स्वतंत्र हैं। मैं कहूं कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनूंगा तो बनूंगा। मैं वेंकैया जी के बयान पर आप क्या कहेंगे? वेंकैया जी कहते हैं कि दिल्ली में मोदी, बिहार में भी मोदी, तो बिहार में सुशील मोदी या नहीं? सुशील मोदी की अगुवाई में वेंकैया जी हमारे नेता हैं। हाँ। और जो वेंकैया जी कह रहे हैं, मैं वेंकैया जी के चरण के बराबर भी नहीं हूं, इसलिए मैं उस विषय पर कुछ बोलने में सक्षम नहीं हूं। सर, यहाँ आपको उसी विषय पर बोलने के लिए बुलाया गया है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में सबसे बड़ा दल है, और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बिहार में बनेगा। सीमा जी, आप कहती हैं उपेंद्र कुशवाहा, ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। अब आप अभी से अगर इस कदर लड़ाई हो रही है
तो आगे आने वाले दिनों में क्या लड़ पाएंगे आप लोग साथ में? नहीं, लड़ाई नहीं है, ये अपने अपने विचार है, जो अपने कॉन्फिडेंस है हमें अपने नेता पे। अरविंद जी कह रहे हैं कि उतना ही चादर फैलाइए जितना पाँव हो, आपके पाँव कम है तो चादर ज्यादा मत फैलाइए, ये कह रहे हैं। नहीं, अगर ये सोच के हम कि चादर आगे निकल जाएगी या चादर छोटी है तो फिर कोई इंसान आगे बढ़ ही नहीं सकता है। ऑफ कोर्स संख्या बल के मामले में तो आपको मानना पड़ेगा कि बीजेपी बड़ी पार्टी है, अभी आपसे बहुत बड़ी पार्टी है। देखिए, जरूर बड़ी पार्टी है, लेकिन ये भी है कि ये छोटी पार्टी है, बल्कि छोटी नहीं कहूंगी, अभी तो राष्ट्रीय स्तर पे आ गए हैं। मंत्री जी हमारे राष्ट्रीय नेता भी बन गए हैं। ठीक है, लेकिन ये दलील देना कि बीजेपी के नेता कहते हैं तो हम उस राय से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, आप कहते हैं भूपेंद्र कुशवाहा डिजर्विंग कैंडिडेट है। देखिए, डिजर्विंग कैंडिडेट मैं इसलिए कह रही हूँ कि मुझे उन पे और पूरी हमारी पार्टी आपको है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि संख्या बल के मुकाबले बीजेपी की ज्यादा तरजीह होगी? जब भी बैठक होगी, जब भी तय किया जाएगा, बीजेपी को ज्यादा तरजीह मिलेगी, और आप भी जानती हैं, या फिर आपको सुशील मोदी के नाम पर ऐतराज है? नहीं, सुशील मोदी जी के नाम पे ऐतराज नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि डिजर्विंग कैंडिडेट जो भी हो वो बनेंगे। मेरे हिसाब से तो उपेंद्र जी बीजेपी के। क्या ये लड़ाई अभी जो शुरू हो गई है अभी से ही, सुशील मोदी बनेंगे, एक तो बीजेपी में भी कई सारे कैंडिडेट, और फिर एनडीए में कौन बनेगा उसे लेकर होड़। सुमित जी, और कहते नहीं है कि गांव बसे नहीं लुटेरे आ गए, और सपने देखने में कोई हर्ज नहीं है। मुझे हंसी आ रही है अभी, क्योंकि पहले तो बीजेपी में ही बहुत ज़्यादा मतभेद है, सुशील मोदी जी और वगैरह वगैरह उनके जो ABC के नेता है उसमें। अब एनडीए में इस तरह के विवाद छिड़ गया है, तो आने वाले दिनों में क्या होगा इसका अंदाज़ा हम लोग बखूबी लगा सकते हैं। वैसे ये एनडीए का मामला है, कांग्रेस पार्टी को इसमें कुछ भी नहीं बोलना है। एनडीए पहले आपस में सुलझा ले, उसके बाद इन्हें जनता के बीच में जाना होगा। जो भी करेगी वो जनता फैसला करेगी। अरविंद जी, गांव बसे नहीं, देखिए, गांव बसे नहीं, देश उजड़ गया, उनको तो इसका भी पता नहीं है। गांव बस गया या देश बस गया, ये नहीं देख रही। ये डेमोक्रेसी है सर। ये जहां तक बात है, पूरे देश के जनता ने मिल करके इस देश में हमको स्थापित कर दिया, और लोग कहां चले गए ये देख नहीं रहे हैं। इस बात को हमने बखूबी माना है, और ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही होती है कि आज आपको जनता ने सर पे बिठाया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अहंकारी हो जाए। कल हमें भी बिठाया था सर पे, हो सकता है आगे भी हमें बिठाए। इस बात को हम स्वीकार करते हैं, हमने अपनी हार को स्वीकार किया। अहंकार की बात नहीं है सर। मुझे बता दीजिए, सुशील मोदी के नाम पर क्यों नहीं वेंकैया जी के बयान का आप समर्थन कर पा रहे हैं? खुलकर समर्थन कर दीजिए। वेंकैया जी हमारे नेता हैं, और हम अपने नेता पर कटाक्ष करने की कटाक्ष कहां मैं कह रहा हूं? मैं अपने नेता, जो हमारे नेता समर्थन की बात कर रहा हूं, आपके नेता हैं इसलिए। जो हमारे नेता बोल दिए वो मेरे लिए लाइन है। तो ये लाइन यही है, तब सुशील मोदी है। मेरे लिए जो नेता बोल दिए हमारे पार्टी के, जो सुशील मोदी है ना, फिर वो मेरा लाइन है। हम सुशील विशेष कुछ कमेंट करने की स्थिति में नहीं है। सुशील मोदी है ना, ये मैं नहीं कर सकता हूं। तो नेता इतना जरूर है, नेता आपके बोल दिए कि दिल्ली में मोदी, यहाँ मोदी। भाजपा सुशील मोदी के नेतृत्व में जंगल राज 2 से हम लड़ रहे हैं। और अभी फिलहाल मुझे इतना बता दीजिए कि वेंकैया नंदकिशोर यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, और मंगल पांडे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष। वेंकैया जी आपके नेता हैं, चलिए मान लिया वेंकैया जी आपके वरिष्ठ नेता हैं, आप उनकी एक बात और एक लाइन है कि भारतीय जनता बात तो यही है सर, मंत्री बिहार में बनेगा। नहीं, ठीक है, उनकी बात तो यही है सर। सुशील मोदी आप मानिए कि सुशील मोदी अगर वेंकैया जी कह चुके हैं तो हम भी उन साथ में हैं, तमाम कार्यकर्ता साथ में हैं। सुशील मोदी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा चुनाव। ये तो हमारा पार्टी का निर्णय है, और पार्टी जो निर्णय करेगा वो पार्टी के साथ। तो वेंकैया जी ने यूं ही कह दिया, कुछ भी बोल दिया है। तो सर सब बात आप समझ रहे हैं। जब वेंकैया जी हमारे बड़े नेता नहीं समझ रहे हैं सर, अध्यक्ष हैं, नहीं समझ रहे हैं सर। जी जब बोल रहे हैं, मैं नहीं समझ रहा हूं। जी हमारे नेता जो बोल रहे हैं हम उनके साथ हैं। वेंकैया जी के चरण के बराबर मैं नहीं हूं। सर आप चरण के बराबर नहीं है, वो अलग बात है। एक कार्यकर्ता होने के नाते आपकी भी तो एक राय होगी। चलिए आप एक साधारण कार्यकर्ता हैं, वो बड़े नेता है, चरण के बराबर हालांकि कुछ ऐसा नहीं होता लोकतंत्र में चरण के बराबर कुछ नहीं होता है। जंगल राज 2 से जो मैं संघर्ष कर रहा हूं, जंगल राज 2 सुशील कुमार अभी सुशील मोदी हैं, सुशील मोदी हैं, यानी सुशील मोदी हमारे नेता हैं, थे और रहेंगे। मैं रहेंगे पर जोड़ दूंगा, रहेंगे जी। हमारे नेता सुशील मोदी थे, हैं और रहेंगे। नेतृत्व में, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं सर, आप यही कह रहे हैं। हमारे नेता थे, आपने यही कहा है, रहेंगे।
और ये देखिए चुनाव किसके नेतृत्व में होगा वेंकैया ये जी पार्टी भी को तय करना है। हाँ, तो वेंकैया जी कह रहे हैं, मोदी हमारे नेता थे हैं और रहेंगे। अगर पार्टी के वरिष्ठ नेता वेंकैया जी अगर ये कह रहे हैं तो शायद पार्टी में तय हो गया होगा, तभी वो कह रहे हैं कि दिल्ली में मोदी और बिहार में भी मोदी और मोदी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाए। और भारतीय जनता पार्टी में कोई विवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी क्लियर है कि बिहार में सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी है और उसी का मुख्यमंत्री बनेगा। आपके बयानों से ही नजर आ रहा है सर कि आप असमंजस में हैं। मैं कोई असमंजस में नहीं हूं। मैं सुशील मोदी को लेकर कहिए कि आप, हाँ ठीक है, वेंकैया जी ने कहा है तो हम तमाम कार्यकर्ता साथ में, सुशील मोदी एक चेहरा होंगे। देखिए वेंकैया जी हमारे नेता हैं और हम लोग वेंकैया जी के साथ हैं। ये मैं कहां कह रहा हूं कि वेंकैया जी के साथ नहीं हूं। सुशील मोदी जी की बात को लेकर सुशील मोदी भी हमारे नेता हैं और हम लोग सुशील मोदी जी के साथ हैं। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। देखिए ये तय करना हमारा केंद्रीय नेतृत्व का काम है, लेकिन सुशील मोदी जी हमारे नेता हैं और हम लोग उनके साथ। केंद्रीय नेतृत्व में से ही एक नेता है वेंकैया नायडू। तो वेंकैया नायडू हैं तो हमारे नेता हैं। हम तो कह रहा हूं आपको, सारा बात कर रहा हूं। वही तो कह रहे हैं। तो लेकिन ये चीज उनके बयान, न मैं सक्षम हूं और न ये उचित प्लेटफॉर्म है ये चीज कहने के लिए। हमारा नेतृत्व लेकिन है, केंद्रीय नेतृत्व है और ये बात उसका, लेकिन इसका जो विषय है वही कहेगा। उपेंद्र कुशवाहा जी अगर विरोध मैं इस विषय को नहीं कर सकता हूं। चलिए आप अगर मान लेते हैं सुशील मोदी के नेतृत्व में आप लड़ते हैं, ठीक है, आपके नेता रहेंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी का क्या कीजिएगा? वो विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा, भारतीय जनता पार्टी उसी को मानेगा। कोई अगर उपेंद्र कुशवाहा जी नहीं मानते हैं दूसरे के विरोध और समर्थन से भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जो हैं जो तय करेंगे वही बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। तो समर्थन क्यों लिया है? फर्क नहीं पड़ता है। देखिए समर्थन हम लिए हैं, हम गठबंधन धर्म का इज्जत करते हैं, हम निभाना जानते हैं गठबंधन धर्म कैसे किया जाता है। आप बिना राय लिए हुए कह रहे हैं कि बीजेपी का ही नेता होगा। देखिए भारतीय अगर धर्म की इज्जत करते हैं तो राय लीजिए, बगल में सीमा जी हैं, राय लीजिए, कम से कम भारतीय जनता उनकी राय का सम्मान कीजिए। सबसे बड़ा दल है और भारतीय जनता पार्टी। सीमा जी, क्या आपको लग रहा है कि गठबंधन में आपको ऐसा समझ लिया गया है कि आपसे पूछने की भी जरूरत नहीं होगी? नहीं, ऐसा बिना पूछे कहा जा रहा है, आपके सामने कहा जा रहा है बीजेपी का नेता होगा। ऐसा नहीं कुछ है, लेकिन आपने खुद कहा भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म निभाती है। लेकिन मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा दल है और जो सबसे बड़ा दल होगा संख्या बल से मुख्यमंत्री बनता है। और मुख्यमंत्री, मैं कहूं कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, मुख्यमंत्री कैसे बनूंगा जब तक मेरे पास संख्या नहीं होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। संख्या तो चुनाव के बाद पता चलेगी ना, चुनाव से पहले तो नहीं। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में सबसे बड़ा दल है, इसलिए यह तय है कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। सीमा जी, ये तय है, तो फिर आप क्यों ख्वाब पाल रही हैं अपनी? नहीं, देखिए गठबंधन का मतलब होता है कि मिली जुली, मिल के साथ में। लेकिन ये भी ज़रूर है इसमें कि अगर सब पार्टियों का देखा जाए, इंडी पार्टी जो भी हैं, हमारे साथी पार्टी जो भी हैं, उनके एक कॉमन उनके जो ओपिनियन है वो लेकर के ही हम सीएम बनाएंगे। बिना ओपिनियन लिए तय हो गया मैम कि अभी इट्स टू अर्ली टू डिसाइड एक्चुअली। नहीं तो ये तय हो चुका है। बीजेपी का नेता अरविंद जी कह रहे हैं, अगर यहाँ पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता वेंकैया नायडू जी कह रहे हैं सुशील मोदी, आप ऐतराज जता लीजिए, लेकिन आपके ऐतराज जताने पर भी कोई असर नहीं है बीजेपी पर भी। देखिए वो इलेक्शन के टाइम पे देखा जाएगा, इलेक्शन के बाद। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम, एक और मेहमान जुड़ेंगे जेडीयू से, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द आते हैं। जी हाँ, किचकिच में कमल। दरअसल चुनौतियां विरोधियों की तरफ से भी मिल रही हैं और अपनों की तरफ से भी मिल रही हैं बीजेपी के सामने। जो बीजेपी कल तक कह रही थी कि तमाम विरोधियां उनके सामने चित हो चुकी हैं। हमारे साथ इस वक्त नवल शर्मा भी जुड़ गए हैं जेडीयू की तरफ से। स्वागत है आपका सर। नवल जी, जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, सवाल है कि चुनौतियां बहुत सारी बीजेपी के सामने आ खड़ी हैं, लेकिन बीजेपी कहती कुछ नहीं। सुशील मोदी के नाम पर वेंकैया नायडू कहते हैं कि दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी और यहाँ सुशील मोदी। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि नहीं, ये नहीं चलेगा। आपको लगता है कि एनडीए में एक मुख्यमंत्री पद को लेकर ऐसी लड़ाई
छिड़ गई है या फिर छिड़ने वाली है और ज़्यादा बड़ी लड़ाई होने वाली है, जो आपके लिए फ़ायदा हो सकता है, आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है? देखिए, मेरे लिए फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में लीडरशिप को लेकर, नेतृत्व को लेकर निचले स्तर पर जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो समय समय पर बाहर दिख जाता है। आप 2-3 बातों पर इत्मीनान कर लीजिए। पहली बात तो यह कि बीजेपी में सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करने की स्थिति में आज बीजेपी के अधिकांश नेता नहीं हैं। आप सीपी ठाकुर से जाकर पूछ लें, अश्विनी चौबे जी से पूछें, गिरिराज सिंह जी से पूछें, चंद्रमोहन राय जी से पूछें कि क्या भाई आपको सुशील मोदी जी चाहिए? देखिए क्या जवाब मिलता है आपको। दूसरे स्तर पर भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के प्रति जो रवैया अपनाया है, तो उपेंद्र कुशवाहा जी का और माननीय अरुण कुमार जी का सशंकित होना अस्वाभाविक नहीं है। आपने देखा होगा कि बीजेपी अपने सहयोगियों का इस्तेमाल करती है यूज एंड थ्रो की तरह। जैसे आम की गुठली को चूस कर लोग फेंक देता है, वैसे ही बीजेपी अपने एलाइज पार्टियों को चूसती और चूस के फेंक देती है। जैसे उसने शिवसेना को चूसा, हरियाणा जन कांग्रेस को चूसा और अब अकाली दल को चूसने की बीजेपी तैयारी कर रही है। तो अगर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेतागण इस बात को लेकर आशंका व्यक्त कर रहे हैं तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि इन लोगों का भी वही हश्र होने जा रहा है जो हजका का हुआ और जो शिवसेना का हुआ। अरविंद जी तो अभी भी कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी बड़ी पार्टी है, इसलिए इस नाते उन्हीं का मुख्यमंत्री होगा उम्मीदवार के तौर पर। देखिए, बीजेपी बड़ी पार्टी है। बीजेपी के नेता अपनी पार्टी के बड़प्पन से कुछ ज्यादा ही ओत प्रोत रहते हैं। पता नहीं दिल्ली वाले उदाहरण को इन लोगों ने इतनी जल्दी भुला दिया, जिसकी पुनरावृत्ति बहुत जल्द बिहार में होने जा रही है। तो बीजेपी को इन बातों को समझने की आवश्यकता है। लेकिन चूंकि यह बीजेपी का अंदरूनी मामला है, हाँ एक बात तो तय है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा स्वीकार्य चेहरा नहीं है जो नीतीश कुमार जी से लड़ाई लड़ सके। दूसरी बात कि आज की तारीख में बीजेपी के पास बिहार में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसका नाम नीतीश कुमार की तरह बिहार के गली मोहल्ले में बिक सके, बिहार के गली गली में लोकप्रिय हो। ऐसा कोई चेहरा नहीं है और बीजेपी आज की तारीख में लीडरशिप क्राइसिस से गुजर रही है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। ठीक है अरविंद जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई दुकान नहीं है जो बिकते चले नीतीश कुमार जैसा। भारतीय जनता पार्टी अब देखिए क्या एक राष्ट्रीय पार्टी है। क्या सवाल है? भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी दल है, गिरोह नहीं है कि जिसका एक नेता है। जैसे मान सिंह, मोहर सिंह, मलखान सिंह का नाम लिया जाता है, वैसे भारतीय जनता पार्टी में नेता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में नेताओं का लिस्ट है जैसे रामायण में है। तो सारे मुख्यमंत्री बन जाएंगे। घोषित कर दीजिए ना कौन मुख्यमंत्री होगा अगर लिस्ट है तो क्या दिक्कत है भाई? सभी मुख्यमंत्री बन जाएंगे अरविंद जी। देखिए, बिहार में एक ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ, वही और वो हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन आज के डेट में बिहार में हमारे, मुझे इतना बता दीजिए सर कि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा तो बिना तय किए हुए क्यों इस तरह के बयान आते हैं? फिर वेंकैया नायडू कहाँ के नेता हैं? बिहार के तो नहीं है। देखिए, केंद्रीय नेतृत्व के ही नेता है, हमारे सम्मानित नेता है। सर आप बार बार कह चुके सम्मानित नेता है, मैं मानता हूँ। वेंकैया नायडू जी जब बोल रहे हैं तो इस विषय पर कहीं ना कहीं कुछ बात है। और क्या बात है? मैं सक्षम कुछ बात है सर, क्या बात है? क्या बात है? कुछ बात क्या है? देखिए क्या बात है, आप खुद सुन रहे हैं। हमारा नेता बिहार में, समझ नहीं पा रहा हूं, आप समझा दीजिए। मैं जंगल राज से लड़ाई जो लड़ रहा हूं वो सुशील मोदी सिर्फ लड़ रहे हैं और वही लड़ पाएंगे। सुशील मोदी के नेतृत्व में हम लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। और जहां तक बात और उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे आप। नंद किशोर यादव और उन्हीं के नेतृत्व में, सुशील मोदी जी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। नेताओं का एक लिस्ट है। अरविंद जी सुशील मोदी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। देखिए, सुशील मोदी के नेतृत्व में आज मैं लड़ रहा हूं, आगे नहीं लड़ेंगे। पार्टी का काम है सर। पार्टी की तरफ से एक बड़े नेता वेंकैया जी अगर कह रहे हैं तो आप या तो फिर उनकी बात से आप इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, मैं वेंकैया जी के बात से इत्तेफाक नहीं रख रहा हूं। वेंकैया जी ने जो कहा वो वेंकैया जी हमारे नेता हैं। वेंकैया जो कहा, वेंकैया जी ने जो कहा उस बात से आप इत्तेफाक रख रहे हैं। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी में नेताओं का लिस्ट है, ये दुकान नहीं सजाता है। नहीं सर, मेरे सवाल का जवाब दे अरविंद जी। एक सेकंड, ठीक है, दुकान नहीं है। वेंकैया नायडू की बात से आप इत्तेफाक नहीं रख रहे। अरविंद जी, मैं ये मान लूं कि आप सारे लोग मिल करके आप वेंकैया नायडू जी की बात का विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। देखिए जवाब अगर ना तय कर दिए हैं अरविंद जी, आज ये स्वीकार ये लोग कर रहे हैं कि भारतीय जनता अगर आप सवाल नहीं सुनते हैं तो ये माना जाता है कि आपके पास जवाब नहीं है। आपके पास जवाब नहीं है।
अगर मेरे सवाल आप पास नहीं बहुत सुनते जवाब है। तो बस बता दीजिए मेरे एक सवाल का जवाब कि वेंकैया नायडू जी की बात से आप इत्तेफाक रख रहे हैं या नहीं? देखिए, वेंकैया नायडू जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं। कितनी बार और बोलेंगे सर, वेंकैया मैं जानता नायडू हूं। जी जब कोई बात बोल रहे हैं उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। आप इत्तेफाक रखते मैं हैं सहज ना? नहीं होता हूँ, आप मैं बहुत इत्तेफाक, सहज व्यक्ति अरविंद जी हूँ। आप इत्तेफाक रखते हैं? आप वेंकैया नायडू हमारे नेता हैं और जब उन्होंने बोला तो मैं उनके साथ कैसे नहीं हूँ? तो इसका मतलब है सुशील मोदी के नेतृत्व में जा रहे हैं आप लोग? देखिए, वेंकैया जी जो बोले, वेंकैया जी ठीक बोले, वेंकैया जी के साथ हम हैं। सुशील मोदी जी के साथ में जा रहे हैं, सुशील मोदी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। सुशील मोदी जी आज हमारे नेता हैं। आज लड़ रहे हैं ना सर, इसे बोलने में क्या गुरेज है सर? मैं सुशील बोल मोदी रहा जी हूँ की भैया, आवाज मिल आपके जाएगी टीवी पर आपको। कस के बोल रहा हूँ कि सुशील मोदी हमारे नेता हैं, रहेंगे और आगे भी रहेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस है अरविंद ओवर जी, कॉन्फिडेंस over है confidence बिल्कुल। यहाँ है। पर मैं आपकी बात आना चाह रहा था सीमा जी, लेकिन आरएलएसपी और एक सेकंड सर, आरएलएसपी और इनसे पूछना ज्यादा आसान हो जाएगा अगर हमसे पूछ लेंगे आरएलएसपी और एलजेपी का यहाँ पर कोई मतलब कोई जरूरत नहीं है पूछने की। बीजेपी तय कर चुकी है सुशील मोदी। नहीं, ऐसा सीमा जी। नहीं है। इट्स टू अर्ली टू डिसाइड एक्चुअली। नहीं, क्योंकि BJP तो देखिए decide कर चुकी है, बीजेपी मैं के कहाँ कह रहा हूँ। नहीं, बीजेपी के जो भी नेता है हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी, उनके बहुत ही बड़े जो भी नेता हैं उनमें 10 के बराबर एक है, एटलीस्ट 100 के बराबर तो एक होंगे ही, लेकिन 10 के बराबर एक है। आप हैं, लेकिन तय यहाँ हो चुका है। आप कहाँ हैं? नहीं, हो तय चुका है तो यहाँ इलेक्शन पर। के बाद होगा। उपेंद्र उस समय- कुशवाहा जी अगर नहीं, कहते भी रहे तो बीजेपी अगर तय कर रही है तो आप क्या कर लीजिएगा? संख्या बल के हिसाब से बीजेपी कह रही है कि हम बड़े हैं और हमारा ही नेता, और नेता कौन हो वो भी तय हो गया, उसमें भी आपकी राय नहीं पूछी जा रही है। नहीं, तो फिर आप गठबंधन में सिर्फ क्यों हैं? गठबंधन में सिर्फ बीजेपी के पीछे पीछे चलने के लिए? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका अपना कोई वजूद नहीं? बिल्कुल वजूद है, तभी मैं कॉन्फिडेंटली कह रही हूँ कि हमारे उपेंद्र जी बिल्कुल डिजर्व करते हैं। और वो तो इलेक्शन कहने से नहीं होगा, चुनाव के बाद ही कहने से नहीं होगा मैम। लेकिन यहाँ उपेंद्र जी अगर ऐतराज जता भी रहे हैं तो ऐतराज किस फोरम पर जता रहे हैं? मीडिया फोरम पर। क्या उन्होंने या आपने ऐतराज जताया है अमित शाह से मिलकर, या जताएंगे आगे अमित शाह से मिलकर? वो तो बिहार की सरकार करेगी, बिहार की सरकार, बिहार की जनता तय करेगी। नहीं, ऐतराज आप जताएंगे अमित शाह के से मिलकर कि देखिए वेंकैया नायडू कुछ भी बोल रहे हैं, बिहार के नेता सुशील मोदी को तय कर चुके हैं, हमसे बिना पूछे। आपको जताना नहीं चाहिए। मेरे ऐतराज की बात नहीं होगी, गठबंधन धर्म हम नहीं निभा रहे जस्टिफाई हैं। करेंगे, हम जस्टिफाई करेंगे। तो बीजेपी आपको लगता है गठबंधन धर्म निभा रही है या नहीं निभा रही है? नहीं, अभी तक तो निभा रही है, आगे इलेक्शन में उसके बाद हम अभी का रुख अगर जो सुशील मोदी के नाम को लेकर है उसमें आपको लग रहा है कि नहीं निभा रही है? नहीं, उस बात को मैं उतना नहीं मान लेते थे पर्सनल लेवल पे, क्योंकि जो हमने सोचा है, जो हमारी पार्टी, जो अभी बिहार की जो जनता देख रही है कि इतने कम समय में कुशवाहा जी ने जो उपलब्धियां प्राप्त की है और जो उनका सवाल सिर्फ एक चेहरे को लेकर है, और वो चेहरा एनडीए का होगा। एनडीए का चेहरा कौन होगा बीजेपी ने तय कर दिया, तो फिर आप की गुंजाइश कहां बचती है? और आपसे अगर पूछा भी नहीं जाता है तो गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया बीजेपी ने, यही माना जाए, तब भी आप साथ हैं, तो यानी आपका कोई वजूद नहीं। अभी तक तो हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि इलेक्शन ही डिसाइड करता है। और उस समय इलेक्शन के पहले चेहरा आप घोषित नहीं होता है क्या? नहीं, चुनाव पूर्व उम्मीदवार तय किया जाता है ना। तो चुनाव पूर्व उम्मीदवार तय हो, शायद कर लिया गया। किसी को भी कर दे, घोषित तो किसी को भी कर दे, लेकिन वो तो इलेक्शन के बाद ही। आप नहीं, तो इलेक्शन में अगर घोषित चेहरे के साथ आप अगर चलेंगे, यानी सुशील मोदी के साथ आप चलेंगे एनडीए में अगर आप रहती हैं। अगर आप अलग होने की बात कह रही हैं तब ये एक अलग बात होगी। उस समय देखा जाएगा कौन अलग हो भी सकती साथ में है। नहीं, अलग अभी तो इट्स टू अर्ली टू से, जैसे मैंने कहा, अभी तो हम नहीं करेंगे, ना कहेंगे। शर्मा जी, क्या ये चीजें जो घालमेल की स्थिति बनी हुई है, एक तो सुशील मोदी जी को लेकर, चलिए अरविंद जी आप खुलकर कह रहे हैं हाँ ठीक है सुशील मोदी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे, ठीक है अरविंद जी? नहीं, ये नहीं बोले हैं, ये पूछ लीजिए साफ साफ। अरविंद जी साफ साफ देखिए, हमारा केंद्रीय नेतृत्व देखिए तय करेगा। सुशील मोदी जी हमारे बिहार के नेता हैं, नेता वेंकैया नायडू रहेंगे, ये मैं वेंकैया नायडू जी हैं, वेंकैया नायडू केंद्रीय नेतृत्व के नेता हैं। वेंकैया नायडू जी हमारे आदरणीय नेता हैं, और वेंकैया नायडू जी भी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं, इसका मतलब सुशील मोदी ही है। देखिए, न वेंकैया नायडू जी के बात को मैं काट सकता हूं। आदरणीय हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वेंकैया नायडू जी, हमारे पार्टी के नेता हैं, और जहां तक बात वही बात हो, मोदी जी हमारे नेता हैं, बनी हुई है, ये भी मैं बोल रहा हूं। आपने दोनों चीज नहीं हो सकता है जी। सही कहा कि कमल किचकिच में कमल, सही कहा कि किचकिच में कमल। तो अभी देखिए, किचकिच में ही कमल खिलता है, ये इतिहास है। कीचड़ में खिलता है सर, वही कीचड़ किचकिच एक ही बात है। अभी अरविंद जी कीचड़ जो है, कीचड़ में ही कमल खिलता है। किचकिच ये हो रहा है कि वेंकैया नायडू कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं, उपेंद्र जी कुछ और कह रहे हैं, किचकिच ये है। सुमित जी सहज नहीं है अरविंद जी इस बात को कहने के लिए, और ये बात बिल्कुल हकीकत है कि सुशील मोदी जी वाकई बीजेपी में स्वीकार्य नहीं है,
ये हम लोग पीछे काफी दिनों से देख रहे हैं जो बीजेपी में होता रहा अंदर में। और जब बीजेपी के अंदर में ही एक लीडरशिप नहीं है, जैसा कि नवल जी ने कहा, सही कहा कि उनके यहाँ बहुत सारे सीएम इन वेटिंग हैं, जैसे पीएम इन वेटिंग में थे और बहुत सारे पीएम इन वेटिंग रह गए, उसी तरह से सीएम इन वेटिंग है। तो जब बीजेपी में ही यही हाल है तो एनडीए का क्या होगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। सवाल लेकिन सिर्फ एनडीए के सहयोगी दलों या किसी चेहरे को लेकर नहीं है, सवाल एक और भी है। बीजेपी के सामने जो वो चुनौतियां हैं जो जिनकी जुबान अक्सर फिसल जाती है, नवल जी आपको लगता है कि गिरिराज जी का लगातार विरोध जारी है, अश्विनी चौबे भी कहते रहे हैं, साध्वी, तमाम ऐसे नेताओं की फहरिस्त है, ये एक आपके लिए एक मुद्दा हो सकता है? इस मुद्दे को आप भुनाने की कोशिश भी करेंगे चुनाव में? देखिए, आपके सवाल का जवाब दें इसके पहले बस एक लाइन बोलना चाहेंगे पिछले सवाल के जवाब के क्रम में कि यदि आज की तारीख में वेंकैया नायडू जी के बयान के बाद यदि आज की तारीख में बीजेपी के जो बिहार के सहयोगी हैं, लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, यदि उनको लगता है कि हम भी स्वतंत्र तरीके की राजनीति करते हैं तो उन्हें उनके बयानों का पुरजोर खंडन करना चाहिए। नहीं तो इनका भी वही हश्र होने जा रहा है। मेरा क्या, आपको रहना है बीजेपी के साथ या नहीं रहना है आपकी मर्जी, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो भविष्य की ओर साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि बिहार में लोजपा की भी दुर्गति बीजेपी करने जा रही है और रालोसपा की भी दुर्गति बीजेपी करने जा रही है। चलिए सुमित जी, गिरिराज सिंह जी ने जो बयान दिया है, गिरिराज सिंह जी का बयान बड़ा सोचा समझा हुआ बयान है, ऐसा नहीं है, वो बड़ा कैलकुलेटेड बयान है। आप देखेंगे कि गिरिराज सिंह जी किस तरीके की राजनीति करते हैं। गिरिराज सिंह जी ने एक बार बयान दिया कि जो मोदी जी को वोट नहीं देंगे उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। गिरिराज जी राज्य मंत्री बन गए। इस बार उन्होंने बयान दिया, उससे बड़ा बयान दिया। तो मुझे लगता है कि गिरिराज सिंह जी बड़े नेता, आप कैबिनेट मंत्री बन जाएंगे। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है, देखिए मुझे लगता है कि गिरिराज सिंह जी बड़े नेता हैं, हम लोग तो छोटे कार्य करता हैं, लेकिन मुझे लगता है कि गिरिराज सिंह जी राजनीतिक नासमझी के शिकार हैं कि मेरे बयान का स्तर जितना नीचा गिरेगा उतनी ही मेरी कुर्सी का स्तर ऊंचा उठेगा। इस नासमझी के शिकार है वो। गिरिराज सिंह की तो बात छोड़ दीजिए, साक्षी महाराज अगर बोलते हैं कि भारत की सारी हिंदू स्त्रियों को 4-4 बच्चा पैदा करना चाहिए, अरे भाई साहब, आपने भारत की स्त्रियों को बच्चा पैदा करने वाली मशीन समझ लिया है क्या? आपने भोग्या समझ लिया है क्या उसको? यह नारियों के प्रति न केवल बीजेपी के बल्कि बीजेपी जिस आरएसएस की संतति है उस आरएसएस के दृष्टिकोण को पूरी तरह खोल कर रख देता है। और इस बयान से न केवल देश शर्मसार है बल्कि विदेश में भी नाइजीरिया दूतावास ने, एक सेकंड में सवाल सुन लीजिए, आपत्ति दर्ज की, सवाल सुन लीजिए सर। अरुण जेटली सूत्रों के हवाले से खबर है कि अरुण जेटली ने डांटा भी शायद गिरिराज जी को, फटकार भी लगाई। अच्छा एक बात बताइए, मैं आता हूं अरविंद जी, देखिए बीजेपी ने इस बयान से किनारे भी किया, कीर्ति आजाद तक का बयान, उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी आपके सहयोगी हैं, उन्होंने भी आपत्ति जाहिर की, और आपके नेता भी अमित शाह भी नाराज हैं, आपकी तरफ से भी आपत्ति जाहिर की गई। आपको लगता है कि ऐसे बयान देने वाले नेताओं की वजह से बीजेपी की फजीहत और हो रही है? देखिए, माननीय गिरिराज जी ने खुद खेद व्यक्त किया है और इसके लिए उन्होंने खेद व्यक्त किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि इस बयान से कोई मतलब नहीं है और उन्होंने, तो ये बीजेपी के लिए एक मुश्किल, बीजेपी को अगर आप कोई लेना देना नहीं है। देखिए अरविंद, एक सवाल सर सुनिए, मैं ठीक है आपने खेद व्यक्त किया, लेकिन आपको लगता है कि ऐसे बयानों की वजह से बीजेपी जो एक बड़ा ऑरा बनाने की कोशिश आप कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं लूप होल्स पैदा करते हैं, वो रोड़ा बन रहे हैं ऐसे बयानों के कारण? ये ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी, उसमें कोई अपना जो है मर्यादा के बाहर जाकर के ऐसा रिकॉर्ड किया। और सुमित जी, एक मिनट मैडम एक मिनट बोलने दीजिए, उसके बाद फिर आप बोलिएगा हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो उसके बाद जब गिरिराज जी ने माफी मांग लिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि इससे पार्टी को कोई लेना देना नहीं है, तो जहां तक बात बीजेपी की मुश्किल बढ़ती है ना इन बयानों से? कुछ नहीं बढ़ती जा रही है। देखिए उस आपका विरोध होता है, आपका और जहां तक बात है, सुनिए ऐसे बयान का, तो माननीय शरद जी ने क्या बयान दिया महिलाओं के बारे में, आपने सुना होगा टीवी चैनल पर। नहीं, हम सुनवा भी रहे हैं। आप कंपटीशन कर रहे हैं शरद जी से। शरद जी ने क्या बयान दिया? भारत में जो भी लोग बयान देंगे तो आप कंपटीशन कर रहे हैं उनके साथ। नवल जी, संजय निरुपम जी ने क्या बयान दिया? ये तय है नवल जी कि नेताओं की जुबान लालू यादव जी ने पार्टी की लालू यादव जी ने और फिसलन की बात हम नहीं कर रहे हैं, फिसलन की बात नहीं, नेता भूरा बादशाह पूछा जाए
शरद यादव जी ने भी मानसिक जो असंतुलन कुछ का शिकार शरद मत यादव होइए। जी ने जो कुछ कहा जी, जी। वो भी तो आप सही नहीं ठहराएंगे ना। उस समय तो आप मौन थे, अभी भी उस शायद आप समय मानसिक मौन इनका रहेंगे। जो है देखिए ठीक था, अब शरद जी ने गड़बड़ा गया। आपको याद होगा कि जिस समय सदन में बीमा क्षेत्र में एफडीआई को बढ़ाने को लेकर बात चल रही थी, उसी वक्त शरद जी ने कहा था कि जब आप विपक्ष में थे तो उस समय एफडीआई का विरोध कर रहे थे, आप आज सत्ता पक्ष में हैं तो 26% से बढ़ाकर सीधे 49% करने जा रहे हैं। तो यह विदेशों के प्रति जो बीजेपी का प्रेम है, अरे देश में भी संसाधन है, देश में भी क्षमताएं हैं, ऐसा नहीं कि विदेश की स्त्रियां ही सुंदर होती हैं, भारत की स्त्रियां भी सुंदर होती हैं। तो इंटेंशन देखिए मैं बता रहा हूं, अरे आप बात मत कटिए, देखिए महत्वपूर्ण है इंटेंशन। नवल जी सर एक सेकंड बोलने दिया जाए, ऐसे नहीं चलेगा। मैं रोकूंगा आपको। बस- इंटेंशन की बात अगर है तो फिर आप ले लीजिए इस तमाम बयानों को, नहीं। अपनी सहूलियत के हिसाब से आप इंटेंशन खोजते रहिए। फिर- गिरिराज जी के बारे में कहेंगे कि उनका इंटेंशन सुमित कुछ जी, और था। एक बात तो तय है कि आप जो भी के व्यक्ति- नेता शरद जी कह रहे हैं कि दक्षिण भारतीय महिलाओं की बॉडी के बारे में सर मुझे कहने में भी शर्म आ रही है। अगर आप उस बयान का समर्थन करते हैं तो मेरे लिए ये कहना जरूरी हो जाता है कि आप सिर्फ विरोध के नाम पर गिरिराज जी का शरद विरोध यादव कर जी रहे हैं। ने सदन में खुद बयान दिया और गोरी अरुण चमड़ी जेटली- की बात सर, अरुण शरद जी ने जेटली भी के कही, सर। सवाल के जवाब के क्रम में उन्होंने सदन में माफी भी मांगी शरद यादव जी ने। फिर यह उन्होंने बताने भी की माफी मांग आवश्यकता, मैं ये बता रहा हूं, देखिए गिरिराज सिंह जी का जहां तक मसला है, नहीं, इन्होंने भी माफी सर जरा मांगी। बोलने दिया जाए ना, जी। बोलने दिया जाए थोड़ा। हाँ। गिरिराज सिंह जी हैबिचुअल ऑफेंडर है, बार बार एक ही गलती। शरद यादव जी ने कहा था कि पहले परकटी महिला का बयान आपको याद होगा सर। अगर आप उनका भी भारत के रिकॉर्ड सारे उठा कर देख राजनेताओं लीजिए। के देखिए स्लिप ऑफ टंग किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप भारत के सारे राजनेताओं के बयान का अध्ययन करें तो गिरिराज सिंह जी एक ऐसे नेता के रूप में सामने आते हैं जो औसतन महीना में एक बार इस तरह के बयानबाजी करते हैं। देखिए सर उन बयानों सवाल पैदा होता है जब चुनाव के वक्त पाकिस्तान भेजने की बात करके ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। थोड़ा सा ब्रेक लूंगा, लेकिन उन बयानों पर बहस करने के लिए बहुत लंबे अरसे से बहस होती रही है, लेकिन किसी भी पार्टी के नेता हो अगर ऐसे बयान देते हो तो मेरे ख्याल से सामूहिक तौर पर विरोध करना चाहिए, न सिर्फ ये देखा जाना चाहिए कि वो फलाना पार्टी के नेता हैं और फलाना पार्टी के वो नेता हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार लगातार जारी है बहस। बीजेपी की चुनौतियों की हम फिलहाल बात कर रहे हैं, कुछ और चुनौतियों की बात करेंगे हम। किचकिच में कमल दरअसल अपनों से भी चुनौती है, चेहरों को लेकर भी असमंजस है और फिर बयानों को लेकर भी जो तमाम ऐसे बयान आते रहते हैं। ताज़ा ताज़ा गिरिराज सिंह का है जिस पर बवाल लगातार जारी है। सवाल है कि बीजेपी की रणनीति क्या होगी, बिहार के लिहाज से भी और पार्टी की रणनीति के लिहाज से भी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी बेंगलुरु में होने वाली है, उस बैठक में क्या नई रणनीति पर काम होगा, क्या बयानों को लेकर कुछ लगाम कसने की बात होगी? अरविंद जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव समिति है और जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है, वो सारा चीज भारतीय जनता पार्टी आपस में मिल बैठ करके तय करेगी। और जहां तक बात आगे है, इस तरह के बयान नहीं आएंगे। देखिए, बयान नहीं आएंगे। कोई भी राजनीति में गलत बयान उसको कोई भी अच्छा नहीं कहता है, चाहे वो कोई नेता हो, किसी भी दल के हो, और उसको राजनीति में स्थान भी नहीं दिया जाना चाहिए। उस बयान को राजनीति में एक सहज और अच्छा भाव रखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुप क्यों हैं? लालू यादव ने पूछा है फेसबुक पर कि वो चुप क्यों हैं, आए इस तरह के बयानों पर वो फिर बोलें। देखिए, लालू यादव जी को ये सब विषय पर बोलने का अधिकार नहीं है। क्यों सर? लालू यादव जी, लोकतंत्र है। आपको याद होगा, आप नए लोग नहीं हैं, आपको याद होगा कि लालू यादव जी एक समय भूरा बाल साफ किया करते थे। लालू यादव जी तो एक फिर वही हो समय गया ना, कुर्मी तमाम कोयरी चीजें को वही है। कुकुर कहा करते थे। सरवत जी मैं आऊंगा। तो लालू यादव जी का उस समय का इतिहास कहां चला गया? बयान पर बहस अगर हम करें तो शायद लंबी फहरिस्त निकल आएगी और उस फहरिस्त में तमाम वो चेहरे होंगे, तमाम वो पार्टियों शामिल होंगी जिनके नेता कुछ ना कुछ ऐसा बोलते रहे हों। अभी जेडीयू का भी उदाहरण है। सवाल है कि ये विरोध जो होता है, क्या ये विरोध सिर्फ दिखावे के लिए होता है कि हाँ ठीक है हम विरोधी हैं
उनका नेता कुछ बोल दिया तो हम विरोध करेंगे, लेकिन हमारे नेता कुछ बोलेंगे चाहे वो कितना भी गलत हो हम बचाव करेंगे। सिद्धांत खत्म हो गई है। सरबत जी। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी के नेताओं के द्वारा जो टिप्पणियां आती हैं उनकी जबान हमेशा फिसलती है, चाहे वो गिरिराज सिंह जी हो, साक्षी महाराज हो। विमेंस के बारे में, महिलाओं के बारे में बहुत नीचे स्तर पे जाकर के ये लोग टिप्पणी करते हैं, जो वाकई किसी भी दल, हम सिर्फ बीजेपी के बारे में नहीं अभी कहेंगे, किसी भी दल के द्वारा अगर इस तरह की टिप्पणी होती है और बहुत ही दुखदाई और अशोभनीय होती है। लेकिन पीछे दिनों के बीजेपी के नेताओं द्वारा आए हुए बयान को अगर आप नजर दौड़ाएं तो महिलाओं के बारे में जितने ज्यादा नीचे जाना चाहिए, अब इससे ज्यादा स्तर नहीं नीचे जाया जा सकता। रहा सवाल गिरिराज सिंह जी का, तो अभी बेंगलुरु में इनके पार्टी का एक अधिवेशन हो रहा है, शायद उसमें उनको बड़े पद मिलने की उम्मीद होगी। 8 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, तो शायद उनको ये भी उम्मीद होगी कि इस तरह का बयान देंगे तो हमको अभी राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्रिमंडल दिया जाएगा, इनाम मिलता है क्योंकि गिरिराज सिंह का जो पीछे का रिकॉर्ड रहा है वही रहा है, जितना घटिया बयान देते हैं उतना बड़ा उन्हें इनाम मिलता है उनकी पार्टी में। तो शायद बीजेपी की ये सोची समझी रणनीति है, लेकिन सुमित जी कांग्रेस पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं के सम्मान की बात की है, और महिलाओं के सम्मान ही की नहीं, इन्होंने तो नस्ल भेद और नाइजीरिया तक की महिलाओं को नहीं छोड़ा है, क्योंकि नाइजीरिया के एम्बेसडर ने खुद इसकी भर्त्सना भी की है। तो नरेंद्र मोदी जी को आगे आकर के इस बारे में अपने मंत्री से सवाल पूछना चाहिए, और इस मंत्री से, और शीला दीक्षित भी कांग्रेस की हैं, उन्होंने कहा था दिल्ली में रेप होने पर कि लड़कियां अकेले घूमती क्यों। शीला जी ने अगर बयान दिया था तो शीला जी के बयान को, और शीला जी का बयान ऐसा नहीं पार्टियों के नहीं, देखिए सब पार्टी के, हमने पहले ही कहा कि जो किसी भी दल से इस तरह के बयान आते हैं वो अशोभनीय होते हैं, वो नहीं होना चाहिए। बीजेपी की सोची समझी रणनीति आपका है। नहीं, गिरिराज सिंह जी से तो बिल्कुल इस्तीफा ले लेना चाहिए, ऐसे मंत्री को मंत्रिमंडल में बने रहने का कोई हक नहीं। से आप ली थी, शीला जी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। शीला जी ने यह कहा था कि रात में लड़कियों को निकलना संजय निरुपम जी का जो बयान था, संजय निरुपम जी ने क्या कहा है? संजय निरुपम जी ने स्मृति ईरानी के बारे में कहा है कि वो टीवी पे काम करती थी। क्या ये गलत है? क्या वो टीवी और फिल्मों में काम नहीं कर रही है? बताइए आप, बताइए क्या ये गलत है? टीवी और फिल्मों में काम करने वाले लोगों को राजनीति नहीं करना चाहिए? ये तो उन्होंने क्या वो चरित्रवान नहीं होते हैं? इस पर हम नहीं जाएंगे अरविंद जी। आप एक महिला होकर के इस तरह से बयान कर रही हैं, आप एक महिला होकर के इस तरह के लोगों पर डिफेंड कर रही हैं। उनके काम के बारे में सर माननी चाहिए आपको। नहीं, उनके काम के बारे में बताया है, कोई शर्म की बात नहीं है। एक महिला होकर के महिलाओं पर गलत कमेंट करने वाले का कोई अगर बचाव करता है तो उस महिला को सब माननी चाहिए। आप भी तो, आपने क्या कहा? एक सेकंड, मैं कहा कि किसी भी क्या कार्रवाई की? गिरिराज सिंह किसी भी महिला पर अभद्र बात कर दी है, गलत चीज है। कैसी भाषा बोल रहे हैं? एक महिला के प्रति कैसी भाषा बोल रहे हैं? देखिए मैं बोल रहा हूं, मेरा कहने का भाव यह है कि एक महिला को ये सब भाषा नहीं बोलनी चाहिए और उसका बचाव नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी दल का हो। और जहां तक बात है, एक महिला को इस तरह से किसी के बारे में भी नहीं बचाव करना चाहिए। अरविंद जी मुझे इतना बता दीजिए कि आप महिला, चलिए एक सेकंड आता हूं। हम पॉलिटिक्स में हैं तो क्या हमें पॉलिटिशियन नहीं कहा जाएगा? ठीक है, उस पर हम, मेरा सवाल बीजेपी को लेकर है, आज बीजेपी को लेकर है सवाल। बीजेपी की क्या ये सोची समझी रणनीति है जो विरोधी कह रहे हैं, या फिर आप अगर रणनीति नहीं है तो इन नेताओं पर आप लगाम क्यों नहीं कसते हैं, बजाय इसके कि आप उसको इनाम देते हैं? कि माननीय गिरिराज जी ने ऑफ द रिकॉर्ड अपना बात कर रहे थे, एक मिनट सुनिए, ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, उस विषय पर उन्होंने क्षमा मांगा है, खेद व्यक्त किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा काफी है, इतना काफी है। तो फिर विरोधी नेता अगर कुछ बोलते हैं, शरद जी अगर माफी मांग लेते तब भी आप क्यों हल्ला करने लगते हैं? देखिए, तो शरद जी माफी मांग लिए तो उस पर कहां कोई बोल रहा है? कहां उस पर फातिमा जी का कोई बयान आया? क्यों? उन्होंने इस्तीफा मांगा शरद जी से, बिल्कुल हमने कहा कि अशोभनीय है। अभी आपने शरद जी से कहां इस्तीफा मांगा गया? कहां हमारे विरोधी दल के लोग ने शरद जी से इस्तीफा मांगा कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल को छोड़ दीजिए? मैम, आपसे मेरा सवाल, आरएलएसपी के नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी ये इस बयान का विरोध किया है, आपत्ति दर्ज कराई है, लेकिन अगर इस तरह के बयान लगातार आते रहे हैं तब भी आप इस पार्टी में एक फोरम में जाकर
ऐतराज जाहिर नहीं करना चाहेंगे? आपकी पार्टी के नेता ऐतराज जाहिर नहीं करना चाहेंगे कि भाई ऐसे नेताओं को साइड कीजिए, ऐसे नेताओं को मंत्री मत बनाइए, कुछ कार्रवाई कीजिए, कुछ कीजिए, छवि खराब हो रही है? देखिए, औरत का जो रिस्पेक्ट होता है वो पार्टी से बढ़ के होता है। मतलब सबसे पहले बात है हम ये कि पार्टी एक अलग हो जाती है, लेकिन औरत का जो रिस्पेक्ट होता है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेटली कि यहाँ पे इस तरह से डिस्कस किया जा रहा है औरत की, उसके अपीयरेंस को, उसके व्यक्तित्व को, उसकी सुंदरता को, ये और बल्कि पार्टी अलग अलग अपने ऐसे लोगों को डिफेंड कर रही है। बहुत शर्म की बात है एक्चुअली। फाइनल कमेंट नवल जी। देखिए, मुझे लगता है कि राजनीतिक प्रतिबद्धता से परे हटकर इस तरह के बयानों का चारों ओर से विरोध करने की आवश्यकता है। लेकिन एक तो सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता ऐसे हैं जो इस तरह की बयानबाजी के अभ्यस्त हो चुके हैं, और इस तरह की बयानबाजी पर बीजेपी के नेतृत्व को खुलकर सामने आने और जवाब देने की आवश्यकता है। खासकर नरेंद्र मोदी जी को मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि बिहार बीजेपी के नेताओं समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को नीतीश कुमार जी की भाषाई शालीनता और विनम्रता से सीख लेने की आवश्यकता है। तो नीतीश कुमार जी जब शरद यादव ने कहा था उस समय क्यों नहीं सामने आए विरोध करने के लिए? देखिए शरद, मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूं कि शरद यादव जी के सवाल पर अगर आपको डिस्कशन करना है तो उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, ताकि मैं उनके इंटेंशन के बारे में आपको, मैं देखिए मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं सर, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं डिफेंड नहीं कर, मैं शब्दों पर बजाई मैं तो शुरू में ही बता चुका हूं, मैं तो शुरू में बता चुका हूं कि दलीय पूर्वाग्रह नीतीश जी आते और कहते शरद जी का भी बयान ऐसा भी है, सभी का विरोध करने की उस समय वो मौन रहे। मैं शुरू में ही बता चुका हूं, आज प्रधानमंत्री मोदी मौन है। शरद यादव जी ने खुद व्यक्त किया था, शरद जी ने खुद खेद व्यक्त किया था। नीतीश जी उस समय नहीं आए थे सामने विरोध करने के। सर मैं आपको बता रहा हूं कि शरद जी ने खेद व्यक्त किया। आपने कभी आज की तारीख में नीतीश कुमार जी को भाषाई संयम खोते देखा है? कमल में सर आप नीतीश जी पर मैं कहां सवाल उठा रहा हूं? बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं यही बता रहा हूं शरद जी के बयान पर बीजेपी के नेताओं को शरद जी के बयान पर चुप्पी तो रही, भाषाई आचरण से सीख लेने की आवश्यकता है। शरद जी के बयान पर चुप्पी तो रही सर। नहीं, चुप्पी कहां रही? देखिए हमारी पार्टी में चुप्पी, शरद जी शुक्रिया सर, इस तरह के बयान नहीं आने चाहिए बिल्कुल, और ऐसे बयानों का विरोध करना चाहिए। लेकिन फिलहाल सवाल बीजेपी का है जिसके सामने कई चुनौतियां, लेकिन बिहार में कहते हैं कि हम सुशील मोदी के साथ लड़ेंगे, उनकी अगुवाई में लड़ेंगे। देखते हैं लड़ने के लिए कौन कौन तैयार होते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप देख रहे थे बड़ी बहस। नमस्कार।